नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। तमिलनाडु भाजपा में उथल पुथल मची हुई है। खबरें ये आ रही है कि तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। सवाल ये है कि आखिरकार वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्या उनके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है या फिर वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं? लेकिन ये सब पर चर्चा होगी, इस सब की पूरी खबर बताएंगे आपको। लेकिन उन्होंने क्या कहा है पहले ये सुन लीजिए। कोयम्बटूर में अन्नामलाई ने कहा था कि वह तमिलनाडु भाजपा का अध्यक्ष बनने की रेस में नहीं है। मैं चाहता हूं कि पार्टी का भविष्य उज्जवल हो। इस पार्टी के विकास के लिए कई लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है। मैं हमेशा पार्टी के हित की काम करता रहूंगा। तो सुना आपने, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डिजिटल टीम के एचओडी मिस्टर हरीश सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सचिन। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिरकार वो इस्तीफा दे क्यों रहे हैं? देखिए सचिन, इसको लेकर ना बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं जी। खासकर तौर पे तमिलनाडु में के अंदर बीजेपी के अंदर जी। और उसकी सुगबुगाहट एक्चुअली दिल्ली से शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कि जो एआईएडीएमके के जो प्रमुख है पलानी स्वामी और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनके बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अन्नामलाई को उनके प्रदेश अध्यक्ष की पद से हटाया जा सकता है। जी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि एआईएडीएमके ने इसी कंडीशन पर बीजेपी के साथ 2026 में जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं जी, उसके गठबंधन के लिए सिर्फ एक कंडीशन रखी। सबसे पहले अन्नामलाई को क्या कहते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया जाए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अन्नामलाई जब उनको बीजेपी में जब वो शामिल हुए थे और उसने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो उन्होंने लगातार एक के बाद एक एआईएडीएमके और डीएमके नेताओं पर कई ऐसे बयान दिए जिससे एआईएडीएमके के नेता नाराज हो गए थे। और जब पिछले साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव से पहले भी एआईएडीएमके ने यही कहते हुए बीजेपी के साथ अपना गठबंधन या खुद को अलग कर लिया था। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, मतलब अन्नामलाई को मतलब जबरदस्ती हटाया जा रहा है या फिर एक बीजेपी एक रणनीति के तौर पर खेल रही है कि नहीं, इनको हटा देंगे तो मुझे शायद कुछ फायदा मिल जाए तमिलनाडु में? देखिए, एक बात ये मान के चले कि तमिलनाडु में साउथ में जो पूरा रीजन है और खासतौर पर तमिलनाडु में बीजेपी का अभी जनाधार उतना नहीं है जब कमर्सवत दूसरे राज्यों के मुकाबले। नॉर्थ इंडिया की हम बात करें या पश्चिमी भारत की हम बात करें, ठीक है, लेकिन जो साउथ में है उसका जनाधार कमजोर है। और जो क्या कहते हैं बीजेपी वहां पे इस टाइम चाहेगी कि कैसे भी राजनीतिक गठबंधन करके वो डीएमके को खासतौर पर तमिलनाडु से हटाए और वहां पर गठबंधन करके एआईएडीएमके के साथ सत्ता में आपसे आए। और ये पहले भी दोनों का गठबंधन रह चुका है, लेकिन बीच में कुछ मनमुटाव के चलते दोनों गठबंधन टूट गया था। तो सवाल ये भी है कि आखिरकार 2023 में गठबंधन क्यों टूटा था? क्योंकि 2021 में दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा था, बीजेपी और एआईएडीएमके ने, लेकिन 23 में गठबंधन टूटा क्यों? टूटा इसकी सिर्फ उसकी सबसे बड़ी वजह अन्नामलाई ही बताए जा रहे थे। बीजेपी ने अन्नामलाई को आपको पहले पता ही होगा हमारे दर्शकों को कि अन्नामलाई एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। वो अपनी नौकरी छोड़कर आए थे और वो प्रधानमंत्री अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी और उनके जो भाषण है उनसे काफी इंस्पायर थे। उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी पुलिस सर्विस की जो नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो पुलिसिंग में रहते तो उस दौरान उन्होंने नेताओं जिस तरह से वहां पे व्यवहार करते थे या आम जनता को जिस तरीके से तंग करते थे उससे काफी खफा थे। और इसी वजह को इसी बातों को लेकर वो एआईएडीएमके के नेताओं को काफी उन्होंने निशाना बनाया, काफी ऐसे बयानबाजी की जिससे उनको क्या कहते हैं परेशानी हुई। उन्होंने इनकी शिकायत भी की बीजेपी से, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से, लेकिन उस टाइम बीजेपी या अमित शाह की कहें तो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते उन्होंने एआईएडीएमके ने उनसे क्या कहते हैं अपना गठबंधन अलग कर लिया। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार एआईएडीएमके को इससे नुकसान क्या होने जा रहा है? क्योंकि भाजपा के पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि भाजपा की स्थिति आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूं कि एआईएडीएमके को इससे क्या नुकसान हो सकता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके को 37.70% और एआईएडीएमके को 33.29% वोट मिले थे। एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को 2.62% वोट मिले थे और 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिली, मगर वोट प्रतिशत 11.24 हो गया। एनडीए गठबंधन को 18.28% वोट मिला, जबकि गठबंधन तोड़ने के बाद एआईएडीएमके का वोट प्रतिशत खिसक कर 20.46% पर आ गया। विधानसभा चुनाव में के मुकाबले एआईएडीएमके के वोट में करीब 12.5% की गिरावट आई। मतलब साफ है कि अगर भाजपा एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करती है तो नुकसान एआईएडीएमके को उठाना पड़ेगा, यानी कि खामियाजा एआईएडीएमके भुगतेगी। मतलब इससे साफ है कि बीजेपी अपना वहां वर्चस्व बढ़ाना चाहती है, चाहे नुकसान किसी का भी हो। लेकिन इसके इतर एक सवाल यह भी है कि अब भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है सर आपके मुताबिक? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर अन्नामलाई अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से वहां से हटाए जाते हैं जी, तो अगला चेहरा कौन होगा, इसे लेकर बहुत बड़ा सवाल है। इसको पे अभी कहते हैं एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच बातचीत जारी है। लेकिन जो बीजेपी के सूत्र हमें जो बता रहे हैं, जो हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं जी, उनके मुताबिक आपको पहले बता दूं, जो पलानी स्वामी और अन्नामलाई है वो दोनों ही एक ही जाति है, साउथ की जो गाउंडर जाति से आते हैं जी, और दोनों ही पश्चिमी तमिलनाडु के इलाके में रहते हैं। जी, तो इनका वर्चस्व दोनों का वहां पे, तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि दो चेहरों के बीच में आपस में टकराव हो। तो बीजेपी ये चाहेगी कि कोई ऐसे चेहरे को वहां पे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी जाए जो किसी दूसरी जाति से आती है। इससे क्या होगा कि बीजेपी को वहां पर साउथ तमिलनाडु के अंदर क्या कहते हैं अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने का एक मौका मिल जाएगा। दूसरी जाति के लोग अगर वो नेता को किसी को अगर इतनी बड़ी अगर वहां पे पद देते हैं तो उससे जाहिर है कि उस जाति के जो लोग हैं उनका झुकाव पार्टी की तरफ होगा। तो इस रेस में जो सबसे ज्यादा जो नाम आगे चल रहा है मैं आपको बता दूं, उसमें फिलहाल थेवर अध्यक्ष पद के लिए आने वाले हैं, थेवर जाति से आते हैं नयनार नागेंद्र, वो एक दलित नेता है। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मुरुगन और नाडर जाति से आने वाले हैं तमिल ईसाई सौंदरराजन का नाम चर्चा में चल रहा है। तो ये कुछ नाम है जिन पर अभी चर्चा चल रही है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी सारे समीकरण अभी क्या कहते हैं बिठाने की कोशिश करेगी। बीजेपी को, क्योंकि अगर ये गठबंधन करते हैं एआईएडीएमके के साथ, तो बीजेपी को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि एआईएडीएमके जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम सुझाती है उससे एआईएडीएमके सहमत होती ही नहीं होती है, उसके नाम पर राजी होती ही नहीं होती है। और अगले जो साल चुनाव होने हैं उसको जो प्रदेश अध्यक्ष जो बनेगा वो उनके मन मुताबिक काम करता है या नहीं करता है। तो ये बड़ा सवाल रहेगा बीजेपी के लिए और साथ साथ एआईएडीएमके के लिए। जी बिल्कुल दर्शकों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, यानी कि अगले साल विधानसभा चुनाव वहां होगा। लेकिन एक सच ये भी है कि भाजपा वहां कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। सरकार की बात छोड़िए, भाजपा 2001 से लेकर 2016 के चुनाव तक खाता नहीं खोल पाई थी। 2021 के चुनाव में भले ही 4 सीटें मिली है बीजेपी को विधानसभा चुनाव में, लेकिन सवाल ये है कि क्या एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके भाजपा एक बार फिर से अपना वर्चस्व कायम कर सकती है? क्या वो एक विपक्ष के लायक या फिर सत्ता में आने के काबिल बन सकती है? ये तो अगले साल ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल।